नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी द्वारा जो आयोजित की जाने वाली भर्ती है ईओ और आरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर की जो भर्ती है उसका जो भाग बी मतलब पार्ट बी का जो सिलेबस है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, इसके बारे में हम आज से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी कठिन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक डालिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो अच्छा, टॉपिक डालिए अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अब कोई भी जैसे अधिनियम है तो अधिनियम कैसे बनता है बहुत बच्चों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता है। हमारी राजस्थान सरकार जो है विधानसभा में कोई बिल लेके आती है, विधानसभा में लेके आई है बिल, विधानसभा से बिल हुआ है पास होने के बाद ये जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास यहाँ पे अगर इस पे सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये बन जाता है एक्ट मतलब अधिनियम। अगर सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक ये बिल ही कहलाता है, ठीक है। बिल मतलब विधेयक। आगे समझ में। कोई भी मतलब विधानसभा के अंदर कोई भी अगर किसी को कानून बनाना है तो पहले विधानसभा के जो विधायक हैं उनके द्वारा इसे पास किया जाएगा। पास करने के बाद इसे राज्यपाल के लिए फाइनल हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल द्वारा जब ये अनुमोदित हो जाता है या हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके पश्चात इसे एक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। एक्ट बना दिया जाता है। तो इसी तरह से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पहले विधानसभा में आया 2009 के अंदर, उसके बाद ही राज्यपाल ने साइन करके इसका नाम पड़ा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपन को, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अब लिखना स्टार्ट करिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो है लागू कब से हुआ? ये हुआ लागू 11 सितंबर 2009 से लागू किया गया। कहाँ कहाँ लागू रहता है ये, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये लिखो, इसमें छावनी बोर्ड या छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू है। 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा आ जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि कहाँ लागू नहीं है, तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर ये संपूर्ण राजस्थान में लागू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बात करते हैं इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, इसके अंदर कितने अध्याय हैं। हम बात करें धारा की तो लगभग नहीं 344 धाराएं नगरपालिका अधिनियम 2009 में 344 धाराएं हैं। और अध्याय की बात करें तो 17 अध्याय हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? परिभाषाएं। क्या लिखा हुआ है? परिभाषाएं। परिभाषाओं से मतलब क्या है कि इस एक्ट के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ठीक है। मतलब किसी भी एक्ट को बनाने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड लिए जाते हैं जो उस एक्ट के मतलब एक्ट के उद्देश्य को या एक्ट जिसके बारे में उसको परिभाषित करते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हमें पता नहीं है जिसके बारे में, तो उसमें उसकी जो है परिभाषाएं दे रखी है कि क्या। जैसे मैं बात करूं आपको कि इसमें आएगा एक सार्वजनिक मार्ग, तो सार्वजनिक मार्ग के बारे में इसमें जो कानून बना हुआ है उसके बारे में आएगा। तो सार्वजनिक मार्ग क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए।
सार्वजनिक मार्ग क्या होता है उसकी परिभाषा दे रखी है। इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी है, हम उसके बारे में आज से स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक, अब हम करते हैं स्टार्ट। अब इसमें ना बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन हमको वो पढ़नी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले नंबर पे लिखो, ध्यान रखना परिभाषाएं अध्याय पहले में लिखी हुई है। पहले नंबर पे लिखो पिछड़े वर्ग। अब हमने बहुत बार सुना है पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग क्या है, पिछड़े वर्ग जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो पिछड़े वर्ग, इतना अपन को ध्यान है। लेकिन अब इसके अंदर देखो, इसमें जो परिभाषा दे रखी है कि एससी और एसटी, एससी एसटी को छोड़कर, एससी एसटी को छोड़कर वे सभी वर्ग ऑब्लिक नागरिक, ओहो यहां लिख देता हूं, एससी एसटी को छोड़कर वे सभी वर्ग ऑब्लिक नागरिक जो राज्य सरकार घोषित करे। मतलब पिछड़े वर्ग में कोई भी आ सकता है, केवल एससी एसटी को छोड़कर वे सभी वर्ग की राज्य सरकार बताए कि ये वाले वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर पिछड़े वर्ग शामिल होंगे। पिछड़े वर्ग में ओबीसी भी आ गए, आपके अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस भी आ गए, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, और आपके एमबीसी भी आ गए। तो इस तरह से पिछड़े वर्ग के अंदर ये सारे आते हैं, केवल एसटी एससी को छोड़कर। ये परिभाषा हो गई। एक परिभाषा दे रखी है इसमें तुलन पत्र। तुलन पत्र क्या होता है ये कभी सुना ही नहीं अपन ने, ठीक है। तो इसमें जो एक्ट है इसमें लिखा हुआ है, धारा, एक्ट की धारा 92 में उल्लेखित है तुलन पत्र। एक्ट की धारा 92 में उल्लेखित है तुलन पत्र, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि तुलन पत्र वास्तव में होता क्या। 92 जब धारा पढ़ेंगे तब भी हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक। तो धारा यहाँ लिख लो थोड़ा, धारा 92। तुलन पत्र क्या होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मतलब ईओ, नगरपालिका में ईओ, नगर निगम में कमिश्नर मतलब सीईओ, और आपके नगर परिषद में कौन होता है, कमिश्नर। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, वित्तीय वर्ष समझते हो, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो अवधि होती है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर एक वित्तीय विवरण, एक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करेगा, ठीक है। लिख लो, फिर मैं आपको आराम से समझाता हूं। जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होगा, जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होगा, ठीक है। आय व्यय का लेखा जोखा होगा तथा प्राप्तियों का व संदाय का विवरण होगा। पॉइंट वाइज लिखाते हैं आगे, है ना, ठीक है। ये होता है तुलन पत्र। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मुख्य ईओ है, ईओ क्या बोलेगा, एक वित्तीय वर्ष में अकाउंटेंट को बोलेगा, अकाउंटेंट साहब जाओ और आप एक वित्तीय मतलब तुलन पत्र तैयार करो। तुलन पत्र मतलब तुलना पत्र। कैसे तुलना पत्र, कि वित्तीय वर्ष का देखो बजट होता है, कोई बजट होता है, पूरे वित्तीय वर्ष का तैयार किया जाता है। अब ये जो बजट है मान लो 2000, अभी क्या चल रहा है 22-23 ना, तो ये हो गया 21-22 का बजट, ठीक है। इसको तैयार करेगा, इसको जो तैयार करेगा 3 माह के भीतर, है ना। मतलब इसमें आय का और व्यय मतलब खर्चा कितना होगा
सॉरी इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसका एक बिल्कुल खाका तैयार कर लेगा। ठीक है, कहाँ से अपन को रेवेन्यू आना है, कहाँ पे अपन को रेवेन्यू मतलब जो है खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, इसका विवरण तैयार कर लेगा। फिर उसके हिसाब से ही आगामी वर्ष मतलब 22-23 2022 और 23 इसका जो है विवरण मतलब इसकी तुलना के करके कि मतलब पिछले साल ये खर्च हुआ तो इस साल अपन को ये खर्च करना है। इस तरह से तुलन पत्र मतलब तुलनात्मक पत्र तैयार करेगा। इससे क्या होगा कि पता चल जाए कहाँ पे तो अपन को हानि हो रही है, कहाँ से अपनी इनकम हो रही है, कहाँ अपन ने फिजूल खर्ची कर रहे हैं, कहाँ पे वास्तव में खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये होता है तुलन पत्र। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट लिखो जीव चिकित्सा अपशिष्ट। जीव चिकित्सा अपन क्या डायरेक्ट सीधे है ना उस पे नहीं जा रहे, किस पे अपन डायरेक्ट शुरू नहीं कर रहे नगर पालिका पढ़ना, पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषाएं पढ़ने से बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जैसे जीव चिकित्सा अवशिष्ट कहीं पे लिखा हुआ आ गया तो अपन को समझ में नहीं आएगा जीव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है, तो इसलिए जीव चिकित्सा अपशिष्ट इसके बारे में लिखेंगे। ये क्या होता है, ऐसा अपशिष्ट जो मानव, ऐसा अपशिष्ट जो मानव या पशुओं के निदान, पब्लिक उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ हो, मतलब मानव का इलाज करने में या पशु का इलाज करने के दौरान मतलब उपचार करने में या फिर टीका लगाने में जो भी कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ मतलब कचरा एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे अपन ने मानव का इलाज कर रहे हैं, ठीक है, इलाज करने में जो भी टीका लगाया अपन ने इंजेक्शन से, तो इंजेक्शन के बाद वो सुई काम की नहीं रहती तो वो हो जाता है अपशिष्ट, है ना। तो ये होता है। जैसे अब इसमें लिखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट, ठीक है, जीव ऑब्लिक पशु अपशिष्ट, नेक्स्ट ठोस अपशिष्ट, ये सब शामिल होते हैं इसके अंदर। ठोस अपशिष्ट, भस्मन राख मतलब राख जो होती है वो इसके अंदर आती है। रासायनिक अपशिष्ट, ये सारे अपशिष्ट जो हैं आपके जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा लिखो बजट प्रांकलन। बजट प्राक्कलन, इसमें लिखा हुआ है नगर पालिका एक्ट में ये धारा 87 के अधीन, जैसे वो लिखा हुआ था ना अभी तुलन पत्र, उसी तरह से। तो हम धारा 87 को देख लेते हैं, वहां पे वापस देखेंगे जब 87 धारा पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे वापस देख लेते हैं। अपन को क्यों परिभाषा थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तथा नगर पालिका के लिए स्थापन अनुसूची तैयार करता है। ऐसा जो बजट होता है नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होता है, ठीक है। देखो इसमें लिखो नगर पालिका अधिकारी, प्रत्येक वर्ष मतलब एक तरह से बजट तैयार करना, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पहले, 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन
बजट प्राक्कलन तथा नगर पालिका की स्थापन सूची। स्थापन सूची मतलब कर्मचारी कितने हैं कितने नहीं, संस्थापन सूची बोल सकते हैं। स्थापन कितनी तो पोस्ट हैं, कितनी वैकेंट है, कितनी बजट में रखनी है। स्थापन अनुसूची तैयार करता है। आगे समझिए, ये होता है बजट प्राक्कलन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भवन निर्माता या विकासकर्ता। भवन निर्माता या विकासकर्ता। अब भवन निर्माता बोले यार, भवन निर्माता तो पता है सर, क्यों लिखवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भवन निर्माता की परिभाषा क्या है, जो भवन बनाता है वो, या जिसका भवन है वो, बताओ। अब देखो इसमें हम बताते हैं कि ऐसा अभिकरण या व्यक्ति जिसने स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर, ऐसा अभिकरण या व्यक्ति जो स्वयं की भूमि पर, जो स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन, करार मतलब होता है एग्रीमेंट, करार के अधीन अन्य की भूमि पर, लिख लो समझा देता हूं, भूमि पर कॉम्प्लेक्स या भवन निर्माण करता है, ठीक है। मतलब ऐसा बिगड़ने व्यक्ति, मतलब ऐसी कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो जो खुद की भूमि पर निर्माण कर रहा है, तो वो भवन निर्माता हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी होता है कि किसी दूसरे से उन्होंने करार कर लिया, होते हैं ना, जैसे बिल्डर को अपन दे देते हैं, बिल्डर फिर बना के दे देता है, तो वो है ना, दूसरे की मतलब करार करके दूसरे से अपन निर्मित करवाते हैं, तो अपन भवन निर्माता या विकास करता हो जाएंगे, ठीक। अब अध्यक्ष कौन होते हैं? देखो, नगर पालिका तीन होती है नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि राजस्थान में कुल कितनी नगरीय निकाय हैं, ठीक है। कुल नगरीय निकाय, कुल, ठीक है। दूसरा फिर बताना कि नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितनी है और नगर निगम कितनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका में जो अध्यक्ष है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नगर पालिका में अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष ही कहा जाता है। नगर परिषद में अगर कोई अध्यक्ष है उसे कहा जाता है सभापति। अध्यक्ष के साथ कौन होता है दूसरा? उपाध्यक्ष। ये एक साथ ही लिख लो, सभापति के साथ उपसभापति। नगर निगम में उसे क्या कहते हैं? महापौर। महापौर या मेयर, है ना, और मेयर इंग्लिश का वर्ड है, महापौर कहते हैं, और इसे कहते हैं उप महापौर। उप महापौर, ठीक है, उप महापौर। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो यहाँ पे लिखो, देखो नगर पालिका में तो क्या होता है? नगर पालिका, नगर परिषद, और यहाँ पे हो गया नगर निगम। प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? क्या बोलते हैं? नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इसे कार्यपालक अधिकारी, राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है, कार्यपालक अधिकारी या अधिशासी अधिकारी, जो आप अभी बनने वाले हैं,
ठीक है। नगर परिषद में इसको कहते हैं आयुक्त या कमिश्नर। ठीक है। नगर निगम में किसे कहते हैं? मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, सीईओ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो परिभाषा बहुत सारी है। नगर पालिका एक्ट में आप देखोगे कि सर ने ये नहीं करवाई, ये नहीं करवाई, लेकिन अब मैं वो वाली करवा रहा हूँ जो सामान्य नहीं है। सामान्य तो सबको पता है, जो सामान्य नहीं है हमें पढ़ने में दिक्कत आएगी, हमें एक्ट में दिक्कत आएगी, तो केवल हमें समझने के लिए करनी है। परिभाषाओं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे ताकि हमें आगे वाली सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक दिन ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो है अपन को समझने वाली जो चीज़ें हैं ना वो इजी वे में समझ में आ जाएगी। नहीं तो पूरा नगर पालिका एक्ट पढ़ लोगे और ये कॉम्प्लेक्स की परिभाषा नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। मतलब क्या होता है कि ये है फील्ड की जॉब, एक तरह से पब्लिक डीलिंग। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है, अवैध या इलीगल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कहते किसे, पहले तो ये पता हो है। दो भवनों को बना के बड़ा सा बना दिया वो कॉम्प्लेक्स हो गया? नहीं। ठीक। कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो कॉम्प्लेक्स हम दो रूप में देख सकते हैं, एक तो वाणिज्यिक, एक होता है आवासीय। मतलब एक तो कॉमर्शियल, एक रेजिडेंशियल। तो वाणिज्यिक में कम से कम 25 या अधिक इकाई, 25 या अधिक इकाई, ये परिभाषा दे रखी नगर पालिका एक्ट में। 25 या अधिक इकाई से मिलकर बना भवन, ये तो होता है आपके कॉमर्शियल में, जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है ना। 25 या अधिक इकाई से मिलकर बना भवन। और आवासीय में हम बात करें तो 10 या अधिक इकाई से मिलकर बना भवन, ये होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है। तो ये चीज इस तरह से क्लियर होगी। अगर 2, 3, 4, 5, 6 जो इकाइयां इनको मिलाकर अगर भवन बना दिया और उसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स हो, है ना। उसका मतलब ये नहीं है कि वो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा आप देखो। नेक्स्ट परिभाषा है डेयरी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद डेयरी बूथों का आवंटन करती है। अब डेयरी सबने देखी हुई है, डेयरी क्या होती है, लेकिन कहते किसे हैं डेयरी, ये पता होना चाहिए। डेयरी वो नहीं होती है कॉर्नर पे होती है, सरस लिखा है तो वो डेयरी हो गई, नहीं। डेयरी की स्पष्ट परिभाषा नगर पालिका एक्ट में दी गई है कि ऐसा फार्म, वो तो एक दुकान है, ऐसा फार्म, पशुशाला या गौशाला, समझ रहे हो, गौशाला या दुग्ध भंडार, या दूध की दुकान, या ऐसा अन्य स्थान, आया समझ में। मतलब ऐसा फॉर्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान जहां बेचने के लिए दूध रखा जाता है। ध्यान रखना, दूध रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? डेयरी, है ना। अब इसमें शामिल नहीं है, कौन कौन सी चीज शामिल नहीं है इसमें, वो हम बात करते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया इसमें? एक
सेकंड। ओहो, शामिल नहीं है। कलर चेंज कर ले क्या? चलो इसी से लिखते हैं अभी। शामिल नहीं है, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, लिखो दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता हो। मतलब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे ये देखो ये बिल्डिंग है, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पे, या कोई संगठन है ना। अब यहाँ पे जैसे स्कूल परिसर हो गया या कॉलेज परिसर हो गया ये मानो, तो यहाँ पे है एक दुकान जिसे अपन बोलते हैं कैंटीन। अब कैंटीन वाले बेच रहा है दूध, या हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल वाला बेच रहा है दूध, तो इसको अपन डेयरी में काउंट नहीं करेंगे, इसकी दुकान को। क्यों? क्योंकि ये एक परिसर के भीतर बेच रहा है। तो लिखो इसमें, इसमें शामिल नहीं होगा दूध का विक्रय। दूध का विक्रय उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता हो। ठीक है, दूध का उपभोग उसके जो है भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता हो। दूध का, नेक्स्ट लिखो, दूध का वात रक्षित क्या होता है? फ्रीज। वात रक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय। या आपूर्ति की जाती